जय हिंद दोस्तों। भाई एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस चैनल पर रोजाना शाम को 5 बजे एक जीके और जीएस का वीडियो अपलोड होता है और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी जो है पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनका आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे ये आज हमारा 20 डेज है, इसके पहले के 19 दिन वीडियो अपलोड हो चुका है और प्रत्येक दिन सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रह के वीडियो को ज्वाइन जरूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बता दें, ये सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ रखे गए हैं। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसमें आप लोग क्वेश्चन और आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अमार सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री, यानी कि अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगीत माना जाता है। ऑप्शन है भारत का, नेपाल का, बांग्लादेश का या श्रीलंका का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश का। तो जो अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगीत है कहाँ का, तो बांग्लादेश का है। यहाँ बताया भी गया है कि अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का एक राष्ट्रगीत है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले क्या था कि बांग्लादेश तक हमारा भारत एक ही था। ठीक है, ये विभाजन के बाद सारे अलग हुए, पाकिस्तान बांग्लादेश सब अलग हो गए थे। ठीक, तो इसलिए पहले जो था भारत हमारा बहुत विस्तृत था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित ये राष्ट्रगीत वहाँ अभी चलता है। चलिए, भारत का यदि राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। नेपाल में यदि बात करें तो नेपाल का राष्ट्रगान सयों थुंगा फुल्का है, याद रखिएगा, सयों थुंगा फुल्का ये नेपाल का राष्ट्रगान है। श्रीलंका का राष्ट्रगान की बात करें तो श्रीलंका माथा नाम है। ठीक है, इतना चीज़ हम एक ही क्वेश्चन से हमको समझने को मिला। तो समझिएगा, यहाँ एक ही क्वेश्चन था लेकिन यहाँ हमने चार चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देख लिए। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के साथ साथ चार क्वेश्चन और ऐड हो गए, यानी कि आप क्वेश्चन की संख्या पर मत जाइएगा। यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है क्योंकि हम व्याख्या सहित इसको देखने वाले हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कल के क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा। जो भाई बहन पहला क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे जो कल हमने पूछा था, उनका यहाँ नाम भी लिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अन्ना कैरेनिया की रचना किसने की थी। अन्ना कैरेनिना की रचना किसने की थी, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लियो कार्ल स्टाय इसके रचनाकार माने जाते हैं। लियो जो टॉलस्टॉय थे, ये अन्ना कैरेनिना की रचना किए थे और अन्ना कैरेनिना जो है रूसी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है जिसे लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था। तो याद रखिएगा, ये क्या है, रूसी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। शेक्सपियर की बात करें तो इन्होंने प्रमुख रूप से नाटककार माने जाते हैं। शेक्सपियर प्रमुख रूप से क्या माने जाते हैं, नाटककार माने जाते हैं। और डिकेंस हैं, ये ओलिवर स्टविट्स और डेविड कॉपरफील्ड के लेखक माने जाते हैं। मार्क ट्वेन की बात करें तो टॉम सायर और हकलबेरी फिन के लेखक माने जाते हैं। हो सकता है आपने ये सारे शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ जो एग्ज़ाम का नाम दिया गया है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा पंडितों या अपने पूर्वजों से, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। तो यह पंक्ति किस ग्रंथ में से ली गई है, तो आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ऋग्वेद या उपनिषद से। चलिए इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्मृति से इसको लिया गया है। मनुस्मृति से इस पंक्ति को लिया गया है और यहाँ बताया भी गया है यह पंक्ति मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च स्थान देने की बात कहती है। तो सही बात है, ये क्या है, महिलाओं के सम्मान के लिए बात कही गई है। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य का राजनैतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है।
वैदिक सूत्रों का संकलन किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और दार्शनिक ग्रंथ कौन है? तो उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन वायरलेस मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है? होस्ट, सर्वर, वेब या ब्राउज़र? चलिए इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा वेब। कौन? तो वेब, ठीक है, यहाँ बताया भी गया है। वेब यानी WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यह क्या है? मोबाइल उपकरणों पर वेब, ईमेल आदि सेवाओं तक पहुंचने की पुरानी तकनीकी मानी जाती है। होस्ट किस कहते हैं? नेटवर्क में सेवाएं प्रदान करने वाला कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। सर्वर तो आप सभी जानते होंगे, सर्वर जो होता है ये डेटा सेवाएं उपलब्ध कराता है। ब्राउज़र जो होता है वेब पेज दिखाने का सॉफ्टवेयर माना जाता है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र आप लोग यूज करते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC? संसद की लोक सेवा समिति का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। कानून निर्माण करना, मंत्रियों का चुनाव करना, वित्त लेखा व CAG रिपोर्ट जांच करना या फिर विदेशी नीति बनाना? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वित्तीय लेखा व CAG रिपोर्ट की जांच करना संसद की लोक सेवा समिति का प्रमुख कार्य माना जाता है। तो चलिए यहाँ व्याख्या में देखते हैं। लोक सेवा समिति यानी कि PAC सरकार के वित्तीय लेखे, व्यय और CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। कानून निर्माण के कार्य संसद का सामान्य कार्य माना जाता है। ये PAC का कार्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा PAC का कार्य क्या है? लोक सेवा जो लोक लेखा समिति है PAC, ये सरकार के वित्तीय लेखे, व्यय, CAG की रिपोर्ट तैयार करती है। मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो यह कार्य प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से संबंधित माने जाते हैं। विदेश नीति, यह कार्य कार्यपालिका का माना जाता है। तो विदेश नीति कौन तैयार करता है? तो कार्यपालिका तैयार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, पॉप गायिका या साहित्य या फिर भौतिकी? ह्यूस्टन के बारे में यहाँ पूछा गया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉप गायकी से संबंधित थे। कौन? ह्यूस्टन। तो याद रखिएगा ह्यूस्टन पॉप गायकी से संबंधित थे। और ह्यूस्टन जो है ये प्रसिद्ध पॉप गायिका थी, यानी कि लेडी थी। और राजनीति जो थे इससे संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल एयरवेज की स्थापना पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हुई थी आपसे। इसका सही जवाब आपको बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में इसकी स्थापना मानी जाती है। ये नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना 1935 में हुई थी, जो भारत की प्रारंभिक नागरिक उड्डयन कंपनी में से एक मानी जाती थी। तो भारत की जो प्रारंभिक उड्डयन कंपनी थी वो नेशनल एयरवेज कंपनी मानी जाती थी, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1947 की बात करें तो इसमें ऐसी कोई भी कंपनी स्थापित नहीं हुई थी, क्योंकि हम सभी ऑप्शन की ओर चलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसकी बात हम लोग कर लिया करेंगे। 1940 की यदि बात करें तो इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उड्डयन क्षेत्र में अन्य गतिविधियां हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट है जो केरल में स्थित है। यानी कि जैव विविधता का आप मतलब समझते होंगे, यानी कि जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जीव भी उपस्थित होते हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब तमिलनाडु में कोई ऐसा घाटी नहीं है। हाँ, असम पूर्वोत्तर भारत में है, इससे संबंधित ये कोई घाटी नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन गलत थे, बाकी हमारा जो बताया वही सही था। अगला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे जो है वो रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु
हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल 9 जून को रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और ये 7 जून की बात करें तो इस दिन कोई ऐसा दिवस नहीं मनाया जाता है, और 10 जून लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे से भी संबंधित नहीं है, यानी कि सारे ऑप्शन गलत हैं सिवाय सी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैली पुक्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? बताइए, हैली जो पुक्छल तारा है वो अंतिम बार किस ईयर में दिखाई दिया था? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में हैली पुक्छल तारा जो है दिखाई दिया था। तो आप लोग बताइए कि पुक्छल तारा वास्तव में होता क्या है। हैली पुक्छल तारा लगभग 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, यानी कि ये 1986 में दिखाई दिया था, तो उसके 76 वर्ष बाद फिर से दिखाई देगा, और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, ये तो हमने अभी जाना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की माता कौन थी? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की माता की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवकी। जन्म देने वाली माता देवकी थी, या फिर पालन पोषण करने वाली यदि माता पूछा जाए तो यशोदा माता को बोला जाएगा, क्योंकि जन्म तो देवती माता ने ही दिया था। तो यहाँ बताया गया है भगवान कृष्ण की जन्मदात्री माता देवकी थी, जबकि यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था, जैसे कि हमने अभी बताया था। और बात करें तो यशोदा तो पालन करने वाली माता हो गई कृष्ण भगवान की। रोहिणी की बात करें, रोहिणी माता जो थी ये बलराम की माता थी, ठीक है। यानी कि जो लक्ष्मण जी थे वो इस युग में बलराम बन के आए थे, उन्हीं की माता की बात करें तो रोहिणी थी। कुंती जो थी ये पांडवों की माता मानी जाती हैं। तो शायद आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अजगव, क्या नाम है, अजगव धनुष किसके पास था? राम के पास, अर्जुन के पास, शिव के पास, या कर्ण के पास? अब ये अजगव धनुष के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव के पास था। अजगव धनुष जो है वो शिव के पास था, यानी भगवान शंकर के पास था। अजगव हिंदी पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष माना जाता है। राम के पास उनका धनुष कोदंड था, यानी कि राम भगवान का जो धनुष था उसका नाम कोदंड था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, आप नाम भी सुने होंगे, गांडीवधारी अर्जुन, कई बार वहाँ महाभारत में नाम इनका पुकारा गया है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। तो इस तरह से सभी के धनुष जो थे इम्पोर्टेंट उसको हमने बताया, यानी कि भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था, अजगव था। राम के धनुष का नाम कोदंड था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का आधार किस ग्रंथ पर है? यानी कि जो भी धर्म हमारा हिंदू है, सनातन धर्म है, उसका आधार किस ग्रंथ पर माना जाता है? ऑप्शन है पुराण पर, वेद पर, रामायण पर, या महाभारत पर। चलिए सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी यानी वेद पर ये आधार माना जाता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ हैं, जिस पर संपूर्ण धर्म का दार्शनिक आधार टिका हुआ है। तो आप लोग जानते भी हैं कि वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, इसी पर हमारा संपूर्ण धर्म टिका हुआ है। पुराण की बात करें तो कथात्मक और धार्मिक ग्रंथ पुराण माने जाते हैं, और रामायण यह एक महाकाव्य है, और महाभारत धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीकरण का विवरण की बात करें, ये सर्वप्रथम जो दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम है H.C. ब्राउन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H.C. ब्राउन जो थे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम दिए थे। चलिए इसकी व्याख्या में चले। H.C. ब्राउन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण की खोज की, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। और जो मार्कोव निकोव जो थे, ये मार्कोव निकोव नियम के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि मार्कोव निकोव नियम था जो उसे देने वाले कौन थे? तो मार्कोव निकोव ही थे, उन्हीं के नाम पर यह नियम का नाम दिया गया था, इसके लिए ही इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और अगला क्या है, फ्रैंक लैंड जो थे वो धातु कार्बनिक रसायन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो धान पर पड़ा था, मक्का पर, गेहूं पर, या ज्वार पर?
तो सर्वाधिक प्रभाव की बात करें किस फसल पर पड़ा था हरित क्रांति का प्रभाव? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गेहूं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव उच्च उत्पादक किस्मों के गेहूं पर पड़ा था। धान पर इसका प्रभाव पड़ा था लेकिन गेहूं से कम पड़ा था। मक्का पर सीमित प्रभाव पड़ा था और ज्वार पर परिवर्तन न्यूनतम था। ठीक है, यानी कि मोटी फसलों पर इसका प्रभाव कम पड़ा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? अब बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे आबादी वाले यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये बताया भी गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही सबसे बड़े और अधिक आबादी वाले नगर माने जाते हैं। कालीबंगन कृषि के लिए प्रसिद्ध था। लोथल जो था बंदरगाह नगरी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से जो है व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। और धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। जो धौलावीरा था ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी लें तो सी गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल माने जाते हैं। माउंट ब्रिटेन जो थे पहले गवर्नर जनरल थे और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं स्वतंत्र भारत के। और नेहरू जी थे वो प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? अब बताइए भारत के अंदर स्लेट और पेंसिल कहाँ बनती है, कहाँ कारखाना है इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदसौर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है स्लेट पेंसिल उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। इंदौर की बात करें तो औद्योगिक शहर यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, पर स्लेट पेंसिल यहाँ उत्पादित नहीं होती है। और ये इंदौर शहर स्वच्छता के रूप में कई बार प्रथम स्थान लेके आ चुका है। उज्जैन की बात करें तो धार्मिक नगरी उज्जैन को माना जाता है। और भोपाल की बात करें तो राजधानी है मध्य प्रदेश की यहाँ, लेकिन स्लेट पेंसिल यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और वो थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, वो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी माना जाता है। चलिए तो इसके ऑप्शन की बात करें मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो बताना है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे बोलते हैं। शुक्र जो है सूर्य और चंद्र के बाद आकाश में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। मंगल जो है लाल ग्रह है पर ज़्यादा चमकीला इसमें नहीं है। और बृहस्पति आकार में बड़ा है और ये ग्रहों का देवता भी माना जाता है। बुध की बात करें तो सूर्य के निकट होने के कारण कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से हमें कौन सी गैस बचाती है? यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे रक्षा हमारी कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा ओजोन परत जो है हमारे सूर्य से आने वाली किरणों से हमारे स्किन की रक्षा करती है और हमारे जीवन को बचाती है। यहाँ बताया गया है कि ओजोन परत जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से उसको अवशोषित कर लेती है और अच्छी किरणें जो हमारे लिए आवश्यक है उसको हमारे तक आने देती है, यानी कि वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। हाइड्रोजन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और हाइड्रोजन जो गैस है वो सबसे हल्की गैस भी मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि सन टेम्पल की बात की जा रही है। खजुराहो में, कोणार्क में, मदुरई में, ये तंजावुर में। तो शायद सभी को इसका नाम पता होगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। और ये कोणार्क कहाँ स्थित है इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य के कोणार्क स्थान में यह स्थित है, जिसे शिल्प कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। यहाँ शिल्प कला अद्भुत रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। खजुराहो की बात करें तो मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है, पर सूर्य मंदिर यहाँ नहीं है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है और तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर के लिए यह तंजावुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुषमा स्वराज 1977 में 25 वर्ष की आयु में पहली बार कहाँ की मंत्री बनी थी?
तो बताइए 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मंत्री पद ग्रहण कर लिया था, तो वो कहाँ की मंत्री बनी थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा की। कहाँ की बनी थी? तो हरियाणा की बनी थी। सुषमा स्वराज जो है 1977 में हरियाणा सरकार में सबसे युवा मंत्री के रूप में बनी थी। दिल्ली की बात करें तो बाद में यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा स्वराज यहाँ बाद में मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश में उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं है और मध्य प्रदेश में भी कोई राजनीतिक करियर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो सुप्रसिद्ध कविता विद्रोही की रचना किसने की? यानी सुप्रसिद्ध कविता जो है विद्रोही, विद्रोही नाम है कविता का, उसकी रचना किसने की है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काजी नजरुल इस्लाम। जो काजी नजरुल इस्लाम है उन्होंने ही सुप्रसिद्ध कविता यानी विद्रोही की रचना की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। विद्रोही जो रचना है उसको प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की रचना इसे मानी जाती है, यानी कि ये क्रांतिकारी भी कवि माने जाते हैं। टैगोर की बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं दी थी जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, इनाम दिया गया था। रफ़ीक नजरुल इस्लाम जो थे इन्होंने कोई ऐसा कविता नहीं लिखी जिसका नाम विद्रोही हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। तो सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? आप सभी मोबाइल तो चलाते हैं, उसके अंदर सिम भी डली रहती है, लेकिन शायद आज तक गौर न किया होगा कि सिम कार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। चलिए गेस करिए और इसका सही जवाब आप लोग बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का फुल फॉर्म होता है SIM, ऐसे लिखा रहता है सिम। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म माना जाता है। यहाँ बताया गया है सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, जो मोबाइल उपयोगकर्ता की पहचान डेटा को सुरक्षित रखता है, ठीक है। इस तरह से, और यदि सिंगल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल की बात करें तो यह दूरसंचार में यह शब्द कोई प्रचलित नहीं है। चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने थे वो किस चीज़ से बने थे आपको बताना है। ऑप्शन है लकड़ी, मिट्टी, पत्थर या ईंट। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ईंट से बने होते थे। तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर मिले हैं, साक्ष्य मिला है, उनके घर जो है ईंटों के बने होते थे। थोड़ा सा व्याख्या की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बने रहते थे, यानी कि ईंटों को पकाकर बनाए जाते थे, जो उनकी उन्नत शहरी निर्माण तकनीकी दर्शाते हैं। आज भी शहरों में या घरों में, जो भी गांव में घर बनते हैं वो पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो भी शहरी जो है अवधारणाओं को, तकनीकी को अपनाती थी, ठीक है, इसीलिए उसे शहरी योजना के अंतर्गत रखा गया। लकड़ी जो थी वो सीमित उपयोग में थी, मुख्य निर्माण सामग्री इसे नहीं माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो कुछ दीवारें कच्ची भी थी, वहाँ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख दीवारें जो थी वो ईंटों की बनाई गई थी। पत्थर बहुत कम स्थानों पर प्रयोग किया गया था, यानी पत्थर का प्रयोग बहुत कम स्थानों पर किया गया था। तो दोस्तों अब बारी है कल के क्वेश्चन के सही जवाब की, और जिसने सही जवाब दिया है उसको बहुत बहुत थैंक्स। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति मिलती थी? तो सबसे पहले कौन सा ऐसे शासक थे जिनके सिक्के जो छपाए थे उस पर बुद्ध की आकृति उन्होंने प्रतिष्ठित की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क जो शासक थे उन्होंने जो सिक्के छपवाए थे उस पर बुद्ध की आकृति मिलती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। और आपसे भी मैं बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए आप लोग उसको विस्तार से उसका आंसर दिया करिए, क्योंकि यदि आप लोग अच्छे से एक बार लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में विस्तार से तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन रहने वाला है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? यानी कि सेप्टिक टैंक जो होता है उसमें से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। जो भी भाई बहन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।